तो स्केलर और वेक्टर समझने के लिए ये क्वेश्चन को अगर हम समझे तो स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, देखो दोनों का जो आंसर है उसको स्टडी करना, उसको समझना है। पहले मान लो कि पूछा गया है व्हाट इज योर मास, यहाँ पे आंसर दिया गया 60 kg। यहाँ पे क्वेश्चन पिंकू बबलू को पूछता है कि वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आता है कि आई एम 100 मीटर्स अवे, ठीक है। अभी हमको सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा आंसर कंप्लीट है और कौन सा आंसर इनकम्प्लीट। इसका मतलब कंप्लीट होने का मतलब देखो व्हाट इज योर मास 60 kg, बस खत्म, और कुछ जानने का जरूरत है ही नहीं। पर यहाँ पे अगर यहाँ पे आंसर दे वेयर आर यू का कि मैं 100 मीटर दूर हूं, तो इससे आंसर कंप्लीट नहीं होता। देखो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लैक कर रही है, यहाँ पे और भी एक इंफॉर्मेशन आना चाहिए तब आंसर जाके कंप्लीट होगा। क्यों, सोचो, सिर्फ इसके बेसिस पे क्या पिंकू बबलू को ढूंढ पाएगा कि कहां पे है, उसका लोकेशन क्या है? कैसे नहीं ढूंढ पाएगा। मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, 100 मीटर रेडियस, इसका रेडियस कितना है 100 मीटर, और सेंटर में है पिंकू। तो इस सर्कल के ऊपर हर पॉइंट सेंटर से 100 मीटर दूर होगा। तो बबलू कहीं पे भी हो सकता है। पिंकू ने पूछा बबलू की कहाँ हो तुम, उसने कहा 100 मीटर अवे। पिंकू जहां पे खड़ा है उससे 100 मीटर दूर कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसका मतलब इसके बेसिस पे पिंकू बबलू का पोजीशन ढूंढ नहीं पाएगा, यानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट कैसे होगा, वो अगर ये बोले 100 मीटर अवे इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, अभी देखो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है क्योंकि अभी वो 100 मीटर दूरी पे ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो बबलू को ढूंढ पाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दो आंसर में अंतर है। यहाँ पे देखो इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। कोई भी क्वांटिटी हो उसका क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड, यानी उसका एक वैल्यू होता है। क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, मेजर करना यानी उसका एक वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है मास। तो देखो ये जो क्वांटिटी हमने मेजर किया है, यहाँ पे हर क्वांटिटी क्या क्या बताया मैंने, एक वैल्यू होगा। वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मेजर करने के बाद कितना आया उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो है 100 मीटर, उसके साथ साथ देखो क्वांटिटी का डायरेक्शन भी है। पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है पर कोई डायरेक्शन है ही नहीं क्योंकि नेचुरली नहीं है। इसका मतलब कुछ कुछ क्वांटिटीज है मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में उसका मैग्नीट्यूड यानी कुछ वैल्यू और उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। ऐसा बहुत सारा क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी उसका सिर्फ वैल्यू बताना ही काफी है और कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता। और कुछ क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी देखो डाउनवर्ड यानी ग्रेविटी एक फोर्स है। तो अगर मैं फोर्स का वैल्यू बोलूं ग्रेविटी की इतना है तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली हमको एज्यूम करना है कि वो डाउनवर्ड होगा। या फिर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है तो ये भी बताना होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, नहीं तो ये नहीं पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी और भी बहुत सारा क्वांटिटीज है। तो ओवरऑल बात ये होता है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये बना कि देयर आर सम क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और देयर आर सम क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। कुछ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है कोई डायरेक्शन नहीं है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिस क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल, जैसे टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। लेट्स से मैंने कहा कि कल मैंने 4 घंटा पढ़ा ईस्ट डायरेक्शन में, मालूम है, तो कितना नॉनसेंस लगेगा इसका आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट कितना मीनिंगलेस होगा। क्योंकि 4 घंटा तो ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। पर अगर मैं कहूं आई वॉक्ड 4 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, दैट्स मीनिंगफुल, यानी 4 किलोमीटर प्लस डायरेक्शन ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो स्केलर का क्या डेफिनेशन होगा,
क्वांटिटीज। तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, जो मैंने समझाया वही लिखा है। There are some the quantities which has only magnitude, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, बस उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा उसको हम बोलते हैं, जिस क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू एंड सम डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल लिखेंगे, मास, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है स्केलर क्वांटिटी जैसे मास, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा। एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल जान के रखना है। न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। जब हम स्केलर को एक्सप्रेस करते हैं तब दो चीज का जरूरत पड़ता है, न्यूमेरिक वैल्यू यानी उसका वैल्यू कितना है, जैसे मास 60 हम 60 को बोलेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, उसके साथ साथ एक यूनिट लगा देंगे 60 केजी। बिना यूनिट के कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्केलर को सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज का जरूरत होता है, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। पर वेक्टर में तीन चीज आएगा, देखो कैसे। देखो वेक्टर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो तीन चीज चाहिए होता है। टू एक्सप्रेस वेक्टर थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड, न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर से, तीन चीज हुआ, 100 है न्यूमेरिक वैल्यू यानी नंबर कितना है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, मीटर यानी यूनिट चाहिए हमको, और इस डायरेक्शन में। तो थ्री थिंग्स आर नीडेड। स्केलर्स में सिर्फ दो चीज चाहिए होता है, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। अभी और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है, द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस आर डन इन नॉर्मल एल्जेब्रिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मान लो कि दो स्केलर को ऐड करना है, 3 kg 4 kg का ऐड करना है, तो कैसे करोगे, 7 kg बस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब स्केलर को जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नॉर्मल जो प्रोसेस है एल्जेब्रिक वैसे ही करते हैं, 3 + 4 7। पर अगर वेक्टर को ऐड करना हो तो हमको जियोमेट्रिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पिंकू ए से बी तक गया 3 किलोमीटर मान लो, ठीक है, ए से बी तक। तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 किलोमीटर, फिर बी से नॉर्थ डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल में पहले जो डिस्प्लेसमेंट था उससे 90 डिग्री एंगल में नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर गया बी से सी तक, ठीक है। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक होगा जो कि 7 किलोमीटर नहीं होगा। देखो पहला है 3 किलोमीटर, दूसरा है 4 किलोमीटर, तो होना क्या चाहिए था 3 + 4। नॉर्मली ऐसा ही होता है, पर वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन भी है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम डायरेक्शन फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक होगा। तो जबकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई करके हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर होगा। तो देखो ये इसमें जियोमेट्रिक प्रोसेस लगा, हमको जियोमेट्रिक लगाना पड़ा इसका डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालने के लिए, ये नॉर्मल अलजेब्रिक प्रोसेस से नहीं हुआ। तो हम 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नॉर्मली 3 और 4 जोड़ नहीं सकते, उसको हमको डायरेक्शन देखना होगा कि 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, फिर हमको जाके करना है। तो यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वेक्टर में, और स्केलर में क्या होता है नॉर्मल अलजेब्रिक प्रोसेस, यानी सिंपल जोड़ देते हैं 3 4 7, या फिर मान लो कि 4 से 3 को हटाना है तो 4 - 3 = 1 kg ऐसे करके। पर वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें स्पेशल जियोमेट्रिक प्रोसेस को अप्लाई करना होता है। तो ये सारा स्केलर एंड वेक्टर के ऊपर बेसिक कुछ पॉइंट्स है जो कि हमको जान के रखना है। स्केलर मैंने कंपैरेटिवली लिखा है ताकि हमको कंपैरेटिवली पढ़ने से क्या होता है इजीली याद रहता है। तो स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। ओके, अभी हम और एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। जैसे स्केलर को जब हम लिखते हैं, यहीं पे मिटा के मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे, स्केलर को जब हम लिखते हैं तब हम सिंपल नोटेशंस यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं मास तो m लिखूंगा, टाइम t लिखूंगा, डिस्टेंस s लिखूंगा। पर वेक्टर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं सिर पे उसका एक एरो लगाते हैं। जैसे फोर्स, तो ऐसे हम फोर्स के ऊपर एक एरो लगाएंगे। जैसे कि है मान लो एक्सेलरेशन, तो ए देंगे और सर पे एरो लगाएंगे। वेलोसिटी है मान लो, तो वेलोसिटी v लिखेंगे, सर पे ऐसे एरो लगाना है। तो टोपी पहनाना है, याद रखना है, टोपी वाले वेक्टर है टोपी वाले और स्केलर है बिन टोपी वाले। तो ये लिखने का तरीका है ताकि समझ में आए कि हम स्केलर लिख रहे हैं कि वेक्टर लिख रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट स्केलर और वेक्टर से बुक में है, तो मैंने डिस्कस कर दिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है, बुक में दिया हुआ है इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। हम अभी पढ़ेंगे व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, देखो समझो बात को। मान लो कि मैंने कहा पिंकूज विलेज is 2 kilometer north of the railway station, मान लो ऐसा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस पॉइंट। तो क्या होगा, मान लो कि ये है रेलवे स्टेशन, दिस इज रेलवे स्टेशन। तो पिंकू का गांव क्या है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में। मान लो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ। तो अगर पिंकू का घर जाना है तो पहले हमको रेलवे स्टेशन जानना है। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में यहाँ पे गांव है पिंकू का गांव, या नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता था पर अभी के लिए मान के चलते हैं नॉर्थ में। तो पिंकू का घर अगर गांव हमको जाना है तो पहले रेलवे स्टेशन जाना होगा, फिर उससे नॉर्थ डायरेक्शन में जाना होगा। पर अगर रेलवे स्टेशन ही नहीं हो, मालूम नहीं हो, तो हम पिंकू का घर खोज नहीं सकते। तो पिंकू का जो लोकेशन है वो समझाने के लिए रेलवे स्टेशन को यूज किया जा रहा है। फिर से समझते हैं, रेलवे स्टेशन को बता के हम पिंकू का घर बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के हिसाब से इस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा कुछ भी हो सकता था, कोई हनुमान मंदिर हो सकता था, कोई मॉल हो सकता था, कुछ बड़ा सा पहाड़ हो सकता, कुछ भी हो सकता था। पर किसी चीज का लोकेशन बताने के लिए कुछ दूसरा चीज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा घर है जो बस स्टैंड है उससे 100 मीटर साउथ में है, तो मेरा घर समझाने के लिए बस स्टैंड का यूज किया जा रहा है, बस स्टैंड को रेफर किया जा रहा है। बस स्टैंड के हिसाब से हम लोकेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पिंकू का जो गांव है वो एक्सप्रेस करते हैं रेलवे स्टेशन के हेल्प से। तो जिसके हिसाब से, जिसके हेल्प से हम किसी चीज का लोकेशन बताते हैं कि इससे इतना दूर, उसको बोला जाता है रेफरेंस
पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब वो चीज, वो पॉइंट जिसके हिसाब से किसी पॉइंट का लोकेशन को बताया जाता है। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट का हम अब डेफिनेशन लिखेंगे द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच द पॉइंट with respect to which the point with respect to which the location is called reference point। ठीक है, जनरली क्या होता है जब हम वन डायमेंशन मोशन स्टडी करते हैं तो एक एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है, तो वहां पे x इक्वल टू 0 करके एक पॉइंट होता है। किसी दूसरे पॉइंट का पोजीशन मान लो यहाँ पे है, तो हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, ये x इक्वल टू 5 पे है, यानी x इक्वल टू 0 से 5 मीटर प्लस 5, अगर लिखें प्लस 5 तो x इक्वल टू 0 से इस डायरेक्शन में प्लस 5। अगर मैं लिखूं x इक्वल टू -10 यानी x इक्वल टू 0 से इस डायरेक्शन में -10 मीटर हमको आना है, मान लो कि यहाँ पे -10 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। ये पॉइंट को अगर मैं उठा दूं, गायब कर दूं, तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसके हिसाब से बताया जा रहा है किसी भी पॉइंट का लोकेशन। ये पॉइंट अगर ना हो, x इक्वल टू 0 पता नहीं, तो हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे बताएंगे, कहाँ पे। तो जिस पॉइंट के हिसाब से हम दूसरे पॉइंट का लोकेशन को एक्सप्रेस करते हैं, इसके हिसाब से एक्सप्रेस किया जा रहा है कि इससे 5 मीटर राइट हैंड साइड में या इससे 10 मीटर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? ओके। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, 2-3 कॉन्सेप्ट जो कि आईसीएसई और सीबीएसई के बुक में थोड़ा बहुत मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने डिटेल में इसको समझाया है कि ताकि ये सारा चीज समझ में आए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट, फिर उसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।